हेलो बच्चों, डिफरेंशियल इक्वेशन का फर्स्ट लेक्चर में आज स्टार्ट करते हैं। एंड द इक्वेशन कंटेनिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल कॉमा dependent variable and differential coefficients is called differential इक्वेशन। ठीक है, मतलब ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल ये सब बेसिकली एक्स और वाई की बात चली है। अगर वेरिएबल एक्स और वाई में लिखा गया है तो इसने ये बोला कि अगर किसी भी इक्वेशन में एक्स वाई एंड डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हों तो उस इक्वेशन को हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। बस सेकेंड पॉइंट, इफ ऑल डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स, ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट लिखा है, आर डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू ए सिंगल वेरिएबल, देन द डिफरेंशियल इक्वेशन is called ordinary, else partial differential equation। और यहाँ पे भी हम क्या बोलते हैं, ordinary differential equation। पहले वाले केस में समथिंग लाइक एक्स इंटू मान लिया डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस वाई इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। फॉर एग्जाम्पल ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया जिसमें एक्स भी है, वाई भी है और डेरिवेटिव्स भी इन्वॉल्व हैं। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन इज बेसिकली हायर मैथमेटिक्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इट इज़ ए वेरी वास्ट चैप्टर। तो अगर हम हायर मैथमेटिक्स की बात करें तो यू विल फाइंड कि मैट्रिक्स हो गया, वेक्टर्स हो गया और डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, सारा कुछ बातें इसी चीज़ों के इर्द गिर्द घूमेगा। तो देखो, हमने डिफाइन करने के लिए तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन डिफाइन किया है, अदरवाइज इनकी एज सच कोई नीड नहीं है। हमारे लिए जो आएगा वो ऑर्डिनरी आएगा। जैसा मैंने बोला कि इट इज़ ए वेरी वास्ट टॉपिक और हायर मैथमेटिक्स में इट इज़ यूज्ड, जैसे बोलते हैं बहुत खूब यूज़ करते हैं इसको। ऑलमोस्ट एवरीथिंग मैथमेटिक्स की जो लैंग्वेज है वो डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर्स और मैट्रिक्स के टर्म्स में ही है। हमारा जो IIT JEE सिलेबस है वो बहुत 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 ही छोटा सा सिलेबस है, तो मतलब पार्शियल की तो दूर दूर तक कोई बात नहीं होगी। बट जस्ट कि किसी पेपर वेपर में, IIT JEE में तो डेफिनेटली वो पूछेंगे नहीं, बट और किसी पेपर वगैरह में पूछना तो वी शुड नो। तो अगर मान लिया कुछ ऐसे लिखा है वाई डी टू वाई बाई डी एक्स टू बराबर डी वाई बाई डी एक्स, तो ये हो गया ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और अगर मान लिया इक्वेशन हम ऐसे लिख लें, डेल वाई बाई डेल एक्स प्लस डेल स्क्वायर वाई बाई डेल जेड स्क्वायर बराबर मान लिया एक्स प्लस जेड, तो इसमें जेड के रिस्पेक्ट में भी डेरिवेटिव हो रहा है और एक्स के रिस्पेक्ट में भी डेरिवेटिव हो रहा है, तो दिस विल बी कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये हो गया। थर्ड थिंग, डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट अ फैमिली ऑफ कर्व्स। ठीक है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो बेसिकली एक फैमिली ऑफ कर्व्स को ही रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि मान लिया फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर
is family of circles with center at origin। ठीक है, ये हो गया at origin and ठीक है at origin, और R इज ए पैरामीटर। पैरामीटर का मतलब क्या है, जिसकी वैल्यू चेंज होगी, और R की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज रख के आई विल गेट डिफरेंट डिफरेंट सर्कल्स। तो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज दिस, एक ओरिजिन को सेंटर लेके ऐसे हमने फैमिली ऑफ सर्कल्स बना लिया। अब देखो, इसी इंफॉर्मेशन को लिखने का तरीका एक ये भी हो गया कि मैंने इसको क्या किया, डिफ्रेंशिएट कर दिया। तो डिफ्रेंशिएट करने से यहाँ आ जाएगा 2x और यह आ जाएगा 2y dy/dx बराबर 0। ठीक है, इसको अगर डिफ्रेंशिएट कर दिया ये इक्वेशन आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट कर दिया तो ये इक्वेशन आ जाएगा, मतलब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगा। ये दोनों ही इक्वेशन सेम इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहा है, ये ठीक है। ये भी वही इंफॉर्मेशन दे रहा है कि दिस इज फैमिली ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू दिस, ये भी वही इक्वेशन, ये भी वही इंफॉर्मेशन दे रहा है। दिस इज ऑल्सो इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स जिनका सेंटर ओरिजिन है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन इक्वेशन इस फैमिली ऑफ सर्कल का, दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये हो गया 1 and 2। तो इक्वेशन 1 and 2 both gives the same information, that is they both represent the family of circles having center at origin। ठीक है, और रेडियस ऑफ कोर्स हम चेंज करेंगे तो वी विल गेट डिफरेंट सर्कल्स। ये ठीक है, इक्वेशन 1 इज कॉल्ड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ family of circles, and equation 2 is called differential equation of family of circles। एक कार्टेशियन इक्वेशन हो गया, एक डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। जो इक्वेशन 1 है इज कॉल्ड सॉल्यूशन, ये ठीक है, और जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, एंड इट विल कंटेन आर्बिट्रेरी पैरामीटर्स। ये ठीक है, दैट इज R²। आर्बिट्रेरी पैरामीटर का मतलब क्या है कि जिस पैरामीटर का हम वैल्यू चेंज करेंगे उसी से तो हमें डिफरेंट डिफरेंट मेंबर्स मिलेंगे उस सर्कल के, ये ठीक है, उस फैमिली के अलग अलग मेंबर्स मिलेंगे। ये ठीक है, तो जो सोल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो सोल्यूशन है या जिसको हमने कार्टेशियन इक्वेशन बोला है, उसके अंदर डेरिवेटिव नहीं आएगा, एक्स वाई आएगा और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएगा। ये ठीक है, इट विल कंटेन आर्बिट्रेरी पैरामीटर्स बट नॉट डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स। ठीक है, while equation 2 will contain differential coefficients but not arbitrary constants। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट या आर्बिट्रेरी पैरामीटर्स नहीं आएगा। तो देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया और जो उसका सोल्यूशन हो गया जिसको हमने कार्टेशियन इक्वेशन बोला है, वो दोनों सेम इंफॉर्मेशन ही कन्वे करते हैं।
ठीक है। और एक के अंदर क्या होगा कि एक्स वाई एंड आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएगा, दूसरे के अंदर इन जनरल एक्स वाई एंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स आएंगे। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर डिफरेंशियल कोफिशिएंट आएंगे एंड दे मस्ट कम, तभी डिफरेंशियल वर्ड यूज़ किया गया है, बट उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं आना चाहिए। ठीक है, वैसे कांस्टेंट तो आ सकता है ऑफकोर्स, कोफिशिएंट तो 2 हो गया, पाई हो गया, फिक्स्ड कांस्टेंट तो आ सकता है, बट आर्बिट्रेरी नहीं आ सकता, मतलब ऐसा नहीं आ सकता जिसका हम वैल्यू चेंज करके वी विल गेट डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द फैमिली। और जो हमारा कार्टेशियन इक्वेशन है या जो सोल्यूशन है उसके अंदर क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स नहीं आने चाहिए, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स आ सकता है। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया। अब हम चलते हैं फोर्थ पॉइंट। इफ वी सॉल्व का मतलब क्या है, इंटीग्रेट ए डिफरेंशियल इक्वेशन देन ऑब्टेन्ड, मतलब इसी को फॉर्मूले लिख रहे हैं लैंग्वेज में, देन ऑब्टेन्ड इक्वेशन which is free from differential coefficients and contain arbitrary constants, which is free from differential coefficients and contains arbitrary constant, then obtained equation is called solution or general solution or primitive और इंटीग्रल कर्व्स, मतलब इंटीग्रेशन करने के बाद जो कर्व्स आ रहे हैं वो इंटीग्रल कर्व्स और जनरल सॉल्यूशन और प्राइमिटिव, ये ठीक है। 5 इफ इन जनरल सॉल्यूशन we substitute all arbitrary constants with fixed values, then the equation obtained will represent a fixed curve, ये ठीक है, या फिर मेंबर ऑफ फैमिली ऑफ कर्व्स and is called a particular solution and is called a particular solution। जैसे फॉर एग्जांपल हमने जो अभी एग्जांपल लिया ऐसे करके फैमिली ऑफ सर्कल्स का ऐसे करके, तो इन सब का जो जॉइंट इक्वेशन है वो तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, ये तो हो गया जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, अब ऐसे हो सकता है कि इस सर्कल का रेडियस मान लिया 5 है, ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया। ये जो फैमिली ऑफ कर्व्स हैं इसमें आर की वैल्यू चेंज हो रही है, तो हमने आर का एक पर्टिकुलर वैल्यू रख दिया, मान लिया 5, तो उसका इक्वेशन हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25। तो ये एक पर्टिकुलर कर्व हो गया इस फैमिली का
इसको हम बोलते हैं ये पर्टिकुलर सोल्यूशन है। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर अगर हमने आर स्क्वायर ही लिखा नहीं दिया तो उसको हम बोलेंगे कि वो एक जनरल सोल्यूशन है। तो बस जनरल सोल्यूशन एंड पर्टिकुलर सोल्यूशन में ये डिफरेंस है। फिर फिफ्थ ऑर्डर एंड डिग्री। The order of highest differential coefficient present in the differential equation is called order of differential equation, ये ठीक है। एंड फॉर ए गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इट इज ऑलवेज डिफाइंड। ठीक है, तो ऑर्डर तो हमेशा डिफाइन होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का। एंड इसका फिजिकल मीनिंग भी है, उस पर हम बाद में आएंगे। दूसरा, इफ डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म of a polynomial of differential coefficients, then the exponent of highest order differential coefficient is called degree, and it may or may not be defined। ठीक है, इट मे और मे नॉट बी डिफाइंड। तो ऑर्डर तो हमेशा डिफाइन होगा किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का, बट डिग्री जो है वो डिफाइन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो मतलब अगर उसको पॉलिनोमियल फॉर्म में अगर वो लिखा हो डिफरेंशियल इक्वेशन, या अगर हम उसको पॉलिनोमियल फॉर्म में लिख पाएँ तभी डिग्री डिफाइन होगा, वरना डिग्री डिफाइन ही नहीं होगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मान लिया हमने लिखा है डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यूब प्लस 5 टाइम्स डी टू वाई बाई डी एक्स टू रेज टू पावर 7 बराबर कुछ भी x प्लस ई रेज टू पावर x। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है वो कौन से ऑर्डर का है? ये सेकेंड ऑर्डर का है, ये थर्ड ऑर्डर का है। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया? 3। ठीक है, फिर क्या ये पॉलिनोमियल फॉर्म में लिखा है? पॉलिनोमियल फॉर्म का मतलब क्या है कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट जितने भी लिखे हैं सब के ऊपर पॉजिटिव इंटीग्रल पावर होनी चाहिए। तो जैसे ये लिखा है इसके ऊपर 7 है, इसके ऊपर 1 है। ठीक है, और कोई डिफरेंशियल कोफिशिएंट है ही नहीं, तो ये पॉलिनोमियल फॉर्म में लिखा है। उसके बाद जो हाईएस्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट है ये, इसका जो पावर होगा वो हमारा डिग्री हो जाएगा। तो इस केस में डिग्री कितना है? 1। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट d4y बाई dx4। अच्छा, ये 7 और 2 मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ऐसे मल्टीप्लाई थोड़ा होता है। dy बाई dx का अगर होल स्क्वायर लिखा है तो उसको हमेशा थोड़ा d2y बाई dx2 लिख दें, दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो d4y बाई dx क्यूब का होल क्यूब प्लस 7 ई रेज टू पावर x बराबर dy बाई dx रेज टू पावर 3/5। ठीक है, तो इस वाले केस में ऑर्डर कितना है? एक फर्स्ट ऑर्डर का है, एक फोर्थ ऑर्डर का है। तो ऑर्डर तो इसका हो गया 4।
ठीक है। फिर इसका डिग्री कितना है, डिग्री में क्या है देखो, ये पॉइनोमियल फॉर्म में है, हाँ ये पॉइनोमियल फॉर्म में नहीं, 3/5 लिखा है, तो हमने इस 5 को उधर ट्रांसफ़र किया। अगर 5 को उधर ट्रांसफ़र किया तो इसका नेट पावर 15 टाइप हो जाएगा, तो इसलिए डिग्री कितना हो जाएगा इसका 15। ठीक है, मान लिया ऐसे लिख लेते हैं, इज इक्वल्स टू कुछ भी x² इंटू dy/dx रेस्ट पर 3/5 ऐसे लिखा। तो 5 को इधर ट्रांसफ़र किया तो ये क्लियर कर दिखाई दे रहा है 15 हो जाएगा। थर्ड, वैसे ये ऑर्डर और डिग्री जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, मेंस वेंस में पूछ सकते हैं, उसमें ही ऑर्डर ही पूछेंगे, डिग्री मोस्टली पूछेंगे नहीं, क्योंकि डिग्री ऐसी चीज़ होगी उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ऑर्डर का तो ऐसा सिग्निफिकेंस है। ठीक है, ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि अगर ऑर्डर 4 है तो जो फाइनल सोल्यूशन आएगा उसके अंदर 4 इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएगा। ठीक है, तो वो तो एक वेल डिफाइंड चीज़ है। डिग्री ऐसी चीज़ हो गई कि मैं बोलूँ कि मैंने तो डिग्री ऐसे डिफाइन किया है, ठीक है, तो वो डिफाइन करने के ऊपर डिपेंड करता है कैसे डिफाइन किया गया, तो उसका ऐसा कोई सिग्निफिकेंस है नहीं, तो हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो d2y/dx2 बराबर मान लिया हो जाए ln dy/dx, मान लिया ये है, तो इसका ऑर्डर कितना है, ऑफ कोर्स 2। डिग्री कितना है, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड क्यों है, क्योंकि जो ln वाला टर्म है मतलब ये पॉइनोमियल फॉर्म में, इसका जो पावर है वो नेचुरल नंबर है, इसका ये पॉइनोमियल फॉर्म में नहीं है, इसके साथ ln लिखा है। अब देखो अगर मैं ln हटाऊं तो ये e की पावर में चला जाएगा, तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट में ln और e ये सब नहीं आना चाहिए। x के साथ तो कुछ भी आ सकता है, जैसे यहाँ e⁻x लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, x के साथ तो कुछ भी आ सकता है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट के साथ नहीं आना चाहिए। तो बस एक लास्ट एग्जांपल, d5y/dx5, ये मान लिया ln लिखा है बराबर x³ + 5x, मान लिया ये लिखा है, तो इसमें ऑर्डर कितना है 5 और डिग्री कितना है। अब देखो है तो ये भी ln में, बट इसको लाया जा सकता है, d5/dx5, ये हटाया तो हमने e⁻x³ + 5x आ जाएगा, तो इसलिए इसका डिग्री कितना बोला जाएगा 1। सो दिस इज वेल डिफाइंड। ठीक है, ये हो गया हमारा ऑर्डर एंड डिग्री। अब अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं, फॉर्मिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। उसका मतलब क्या है कि हमें कार्टेशियन इक्वेशन दे रखा है और उससे हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। ठीक है, दो तरह के काम हो गए इस पूरे चैप्टर में। एक तो जैसे कार्टेशियन इक्वेशन दे रखा है, उससे हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, जो अभी हम पढ़ेंगे। ये तो बेसिकली बहुत जैसे बोलते हैं ना, छोटी सी बात हो गई, ये तो तुरंत हो जाएगा। मतलब ये तो पूरे चैप्टर का हम बोल सकते हैं 2% हिस्सा है, बाकी पूरे चैप्टर में उल्टा चलेगा कि हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है और उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो अभी तो हमें इक्वेशन दे रखा है और डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। तो उसके स्टेप्स क्या हैं? स्टेप 1, काउंट नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स से एन। मान लिया इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उस इक्वेशन के अंदर n है। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो हो गई अगर हमने बोला है कि कार्टेशियन इक्वेशन है तो, और एक से ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हम एक साथ क्लब कर पाएँ उनको हमने क्लब कर लिया। ठीक है, और उसके बाद हमने गिने जिनको हमने क्लब नहीं कर पाए, ठीक है, जो क्लबेबल ना हो उनको काउंट किया, वो अगर n है। ठीक है,
तो n का बेसिकली एक सिग्निफिकेंस है, n ही उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा जो फाइनली बनेगा। ठीक है, अब यहाँ का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिखा इक्वेशन ऐसे करके कि k1x² प्लस k2y बराबर k3, ठीक है, तो दिखने को तो मेरे को k1 k2 k3 तीन पैरामीटर दिख रहे हैं, बट दे आर बेसिकली नॉट इंडिपेंडेंट। अगर मैं इसको k1 से डिवाइड कर दूँ तो यह आ जाएगा x², k2 अपॉन k1 को हमने कुछ अल्फ़ा बोल दिया और k3 अपॉन k1 को हमने बीटा बोल दिया, तो देयर विल बी टू इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स। ये ठीक है, नॉट 3 नहीं होगा, 2 इंडिपेंडेंट पैरामीटर होगा। ठीक है, एंड दिस विल imply that n is the order of differential equation। n जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो जाएगा। फिर स्टेप टू में हम क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएट the given equation n times। स्टेप 3 में क्या होगा, एलिमिनेट, क्योंकि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, याद करो उसमें हमने बोला था कि डिफरेंशियल इक्वेशन उसमें कंटेन करेगा, बट उसके अंदर कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं आएगा, तो मेरे को आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को हटाना है। तो एलिमिनेट ऑल arbitrary constants from these n+1 equations। from these n+1 equations, कौन सी n+1 equations, n obtained in step 2 plus 1 given। जो भी एक दे रखा होगा जहाँ से हमने क्वेश्चन चालू किया होगा, तो टोटल n+1 इक्वेशंस हो गया। और ये हमने पहले बोला था कि अगर हमारे पास 4 वेरिएबल है तो उनको सॉल्व करने के लिए आई रिक्वायर 4 इक्वेशंस। अगर मेरे पास 4 वेरिएबल है तो उनको एलिमिनेट करने के लिए आई विल बी रिक्वायरिंग 5 इक्वेशंस थियोरेटिकली। कैसे 5 इक्वेशंस, कि थियोरेटिकली हम ऐसे बोलते हैं 4 इक्वेशन से उन 4 वेरिएबल को सॉल्व करो, उनकी जो वैल्यू है वो 5वीं इक्वेशन रख दो तो एलिमिनेट हो गया। तो इसलिए अगर हमने फर्स्ट स्टेप में आइडेंटिफाई किया कि n इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स हैं, तो उनको एलिमिनेट करने के लिए आई विल रिक्वायर n+1 इक्वेशंस। तो इसीलिए हमने उनको n इक्वेशंस को n बार डिफरेंशिएट किया, उस इक्वेशन को n बार डिफरेंशिएट किया, जिससे हमारे पास n इक्वेशंस आया, एंड एक इक्वेशन ऑलरेडी दे रखा था ओरिजिनल इक्वेशन, तो टोटल n+1 इक्वेशंस आ गया। इन n+1 इक्वेशंस में से हमने जो भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं उनको एलिमिनेट कर दिया। जो एलिमिनेंट होगा, एलिमिनेशन करने के बाद जो आएगा, दैट विल बी द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ये ठीक है। स्टेप 4 क्या है, द एलिमिनेंट विल बी द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ये ठीक है। अब देखो, अगर तुम ये बोलो कि हमें तो हमने पहली बार इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट गिने और 4 आ गए, ठीक है, तो देखो तुम्हें 4 बार तो डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा। अगर मैं ये बोलूँ कि मेरा तो 2 बार डिफरेंशिएट करने से ही एलिमिनेट हो गया, 2 बार डिफरेंशिएट करने से ही काम चल गया, उसका मतलब क्या है कि तुमने पहले वाले केस में जो n काउंट किया है वो गलत काउंट किया है। उसका मतलब क्या है कि जो इंडिपेंडेंट जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे वो क्लबेबल होंगे, या तो हमने कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक किया होगा या फिर उनको क्लब कर सकते होंगे, ठीक है। अगर वो n इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स हैं तो मेरे को n बार डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा। अच्छा, n बार डिफरेंशिएट करने के बाद ऐसा हो सकता है कि जो थर्ड डेरिवेटिव आया उसका हमें यूज़ ही नहीं पड़ा, ऐसा तो हो सकता है, बट जो लास्ट इक्वेशन आएगा जिसमें nth डेरिवेटिव आएगा
वो तो हमें चाहिए ही होगा, वो तो फाइनल आंसर में आएगा ही आएगा, तभी तो ऑर्डर एन होगा। उससे कम वाले जो डेरिवेटिव हैं वो पार्टिसिपेट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। मतलब ऐसा हो सकता है कि विदाउट उनके हेल्प से एलिमिनेट हो जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि उनको हमें इन्वॉल्व कराने ही पड़े तभी आंसर आए, ऐसा पॉसिबल है। तो मैंने क्या क्या बोला, 2 बार। अगर हम बोलें कि हमें तो एन बार डिफ्रेंशिएट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, उससे पहले ही हमारा एलिमिनेट हो गया, तो तुमने गलती किया, कहीं चेक करो, या तो काउंट करने में गलती की है या एलिमिनेट करने में गलती की है। दूसरा हमने क्या बोला कि ये जो एन इक्वेशंस आया डिफ्रेंशिएट करने के बाद, इनका ये जो लास्ट इक्वेशन है जिसमें डी एन वाई बाई डी एक्स एन होगा, मतलब जिसमें nth डेरिवेटिव इन्वॉल्व होगा, वो तो पक्का यूज़ होगा ही होगा, वो तो पिक्चर में आएगा ही आएगा। बाकी पिक्चर में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। तो अब कुछ क्वेश्चन करते हैं आगे। एंड क्वेश्चन फॉर्म differential equation in the following cases. Form the differential equation in following cases. First, x square plus ky is equals to 7. सोल्यूशन, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इसमें क्या है, के, कुछ भी नहीं बोला तो उसका लगे के आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, उसको मेरे को एलिमिनेट करना है। तो एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या, इसका ऑर्डर 1 होगा। दैट वुड मीन कि हमें एक बार डिफ्रेंशिएट करना है, एक बार डिफ्रेंशिएट तो करना ही पड़ेगा, और एक से ज़्यादा बार डिफ्रेंशिएट नहीं करना है। ठीक है, अगर मान लिया हमारे पास 5 इंडिपेंडेंट पैरामीटर है तो हम बस 5 बार डिफ्रेंशिएट करके रुक जाएंगे, उसके बाद उन्हीं 6 इक्वेशनों में से हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम बोलेंगे यार ये तो नहीं हो रहा, 1-2 बार और कर लेते हैं। ऐसी कोई घर की खेती नहीं है हम कितनी बार भी डिफ्रेंशिएट कर लें। अगर हमारे इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 5 है तो 5 बार डिफ्रेंशिएट करने के बाद ही बस रुक जाएंगे। 5 बार तो डिफ्रेंशिएट हमें करना ही पड़ेगा एंड उसके बाद रुक जाएंगे। तो जो 6 इक्वेशन आएगा उसी में से सम हाउ वी आर सपोज टू एलिमिनेट। अगर नहीं हो रहा तो उसका मतलब क्या, हमसे नहीं हो रहा। मतलब ऐसा नहीं कि 5 बार है, 5 बार अगर 5 इक्वेशन या 6 इक्वेशनों से नहीं हो रहा तो 1 बार और कर लो, दैट इज़ नॉट अलाउड। ठीक है, पहला चीज़ ये हो गया। दूसरा देखो, अगर इसमें ऑर्डर 1 है तो आई विल डिफ्रेंशिएट इट वंस, और फिर जो नया इक्वेशन आएगा एंड जो ये वाला इक्वेशन है उन दोनों में से हम पैरामीटर को एलिमिनेट करेंगे। और डिफ्रेंशिएट करने से पहले कहीं कहीं किसी केस में हम क्या कर सकते हैं कि टर्म्स को रीअरेंज जैसे कर दें कि हमारी कैलकुलेशन कम हो जाए। तो जैसे इसमें तो मैं तुम्हें ऐसे दिखाता हूँ डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट करके। अगर इसको डिफ्रेंशिएट किया तो 2x प्लस के वाई डैश बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से k इसमें रख दिया तो आंसर आ जाएगा 2x प्लस वाई डैश। k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई बराबर 0। तो यही हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, इसमें कोई भी पैरामीटर नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन मान लिया हो गया y या k1y k2 e रेज टू पावर x प्लस k3 प्लस k4 e रेज टू पावर माइनस एक्स प्लस k5 प्लस k6, हमारे ये इक्वेशन है। ठीक है, अब देखने में तो एक काफ़ी बड़ी और डरावनी इक्वेशन लग रही है। इसके अंदर 6 वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं k1 से लेकर k6 तक, बट जैसा हमने बोला था कि इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स गिनने हैं, जिनको हम क्लब कर सकते हैं उनको क्लब कर दिया। तो इस इक्वेशन को आई कैन राइट डाउन y इज इक्वल टू, पहले हमने k1 से डिवाइड किया k2, और इसको भी लिख सकते हैं e रेज टू पावर k3। चलो लिख के दिखा देते हैं, e रेज टू पावर k3 अपॉन k1 e रेज टू पावर x प्लस k4 e रेज टू पावर k5 अपॉन k1 e रेज टू पावर माइनस एक्स प्लस k6 अपॉन k1। ये इक्वेशन हो गया। अब दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू, देखो अगर k1 k2 k3 अननोन है तो इन सब को मिला के हम एक पैरामीटर अल्फ़ा बोल दिया, फिर ऐसे इन सब को मिला के एक दूसरा पैरामीटर हमने बीटा बोल दिया, प्लस k6 अपॉन k1 को गामा बोल दिया। बस ये इक्वेशन हो।
ठीक है, अब यहाँ से मेरे को अल्फ़ा बीटा गामा एलिमिनेट करना है। दिस इम्प्लाइज ऑर्डर विल बी 3। अच्छा, इन तीनों को अब क्लब नहीं कर सकते, इन तीनों को हम क्लब नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो उसका मतलब क्या है कि 3 इंडिपेंडेंट पैरामीटर हो गया, तो ऑर्डर विल बी 3, मतलब मेरे को 3 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो y बराबर अल्फ़ा ई रेज टू पावर एक्स प्लस बीटा ई रेज टू पावर माइनस एक्स प्लस गामा। तो पहली बार डिफरेंशिएट किया है डी डी एक्स, ये हो जाएगा y डैश बराबर अल्फ़ा ई रेज टू पावर एक्स माइनस बीटा ई रेज टू पावर माइनस एक्स, ये हो गया। अब देखो, यहाँ से मैं तुम्हें ये भी बता सकता हूँ कि आगे चल के टोटल हमें 3 बार डिफरेंशिएट करना है। एक ओरिजिनल इक्वेशन है, तो इन 4 इक्वेशनों से मेरे को अल्फ़ा बीटा गामा को एलिमिनेट करना है। बट आई कैन टेल यू कि फर्स्ट इक्वेशन की हमें ज़रूरत पड़ेगी नहीं। क्यों नहीं पड़ेगी? देखो, इसके आगे किसी भी इक्वेशन में गामा आएगा ही नहीं। तो अगर गामा नहीं आएगा और हम पहली इक्वेशन को इन्वॉल्व करें तो उसमें तो गामा आ जाएगा। तो बेसिकली ऐसा करने से गामा अपने आप ही एलिमिनेट हो गया। अब मेरे को इफेक्टिवली अल्फ़ा और बीटा एलिमिनेट करने हैं, तो उसके लिए हमने क्या किया, इसको एक बार और डिफरेंशिएट किया। तो वो आ जाएगा वाई डबल डैश बराबर अल्फ़ा ई रेज टू पावर एक्स प्लस बीटा ई रेज टू पावर माइनस एक्स। फिर एक बार डिफरेंशिएट किया, वाई ट्रिपल डैश बराबर अल्फ़ा ई रेज टू पावर एक्स माइनस बीटा ई रेज टू पावर माइनस एक्स। जैसा मैंने बोला था, थ्योरेटिकली तो हमें इन चारों इक्वेशनों को इन्वॉल्व करा के अल्फ़ा बीटा गामा एलिमिनेट करना है। बट पहले इक्वेशन को हमें ज़रूरत ही नहीं है छेड़ने की, क्योंकि गामा केवल उसी में है, तो वो ऑलरेडी एलिमिनेट हो गया। अब इन 3 इक्वेशनों से अल्फ़ा और बीटा एलिमिनेट करना है। और जैसा मैंने बोला कि अल्फ़ा और बीटा एलिमिनेट करते समय जो लास्ट इक्वेशन होगा वो तो हमेशा पार्टिसिपेट करेगा। तो मतलब वाई ट्रिपल डैश तो आएगा ही आएगा, बाकी कोई आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। तो जैसे इस वाले केस में इट इज़ वेरी सिंपल, वी कैन सिंपली सी राइट हैंड साइड दोनों के बराबर है, तो बस वाई ट्रिपल डैश बराबर वाई डैश हो गया। यही हमारा आंसर हो गया, यही आंसर हो गया, ठीक है। यही रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। इसमें वाई डबल डैश पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। ज़बरदस्ती थोड़ा बोल सकते हैं किसी को पार्टिसिपेट करने की, यही आंसर हो गया। थर्ड, y बराबर या k1 y बराबर k2 साइन x प्लस k3 प्लस k4 कॉस x प्लस k5। अब देखो, इस क्वेश्चन में देखने को तो हमें कितने वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं, k1 k2 k3 k4 k5, 5 वेरिएबल हैं। बट पहली बार तो हमने k1 से डिवाइड कर लिया। उसके बाद देखो, साइन x प्लस समथिंग का फॉर्मूला ओपन करेंगे, तो वो पैरामीटर तो छोड़ दो, साइन x और कॉस x के टर्म्स आएंगे। ऐसे ही कॉस वाले में अगर फॉर्मूला ओपन करेंगे तो वहाँ से भी साइन x और कॉस x के टर्म्स आएंगे। तो कन्विंस योरसेल्फ कि हम इसको ईजिली ऐसे लिख सकते हैं, अल्फ़ा साइन x प्लस बीटा कॉस x, बस। तो अल्टीमेटली ये कितने पैरामीटर्स हो जाएंगे, 2, ठीक है। मतलब इसको ओपन कर दिया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ऐसे करके आएगा। तो उसमें एक साइन एक्स का टर्म होगा, एक कॉस एक्स का टर्म होगा। ऐसे ही कॉस एक्स कॉस k5 माइनस साइन एक्स साइन k5 आएगा। तो साइन एक्स वाले टर्म्स के साथ जितना भी चीज़ आया सबको मिला के अल्फ़ा बोल दिया, और ऐसे ही कॉस एक्स के साथ जो भी आया इसको बीटा बोल दिया। दिस इम्प्लाइज ऑर्डर विल बी 2। तो 2 बार डिफरेंशिएट करके रुक जाएंगे। पहली बार डिफरेंशिएट किया तो y डैश बराबर अल्फ़ा कॉस एक्स माइनस बीटा साइन एक्स, ये आ गया। फिर एक बार और डिफरेंशिएट किया, डी डी एक्स, तो आ जाएगा y डबल डैश बराबर माइनस अल्फ़ा साइन एक्स और माइनस बीटा कॉस एक्स। यहाँ पे भी ऐसे ही होगा कि मिडिल वाला जो y डैश है उसका हमें यूज़ ही नहीं पड़ा, और पहले और तीसरे से ही y डबल डैश माइनस वाई के बराबर हो गया। यही हमारा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। सो दिस विल बी द आंसर। अब आगे चलते हैं। कितने क्वेश्चन हो गए, 3। फोर्थ पार्ट, मान लिया y इज इक्व टू के एक्स रेज टू पावर 7 प्लस सी एक्स प्लस डी, मान लिया ये लिखा हुआ है। सोल्यूशन,
कितना ऑर्डर है इसका, 3, तो 3 बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। पहली बार डिफ्रेंशिएट किया 7k x⁻6 प्लस c, ये ठीक है, d कैंसिल हो गया। अच्छा, d खत्म हो गया, दिस इज़ गुड साइन कि इसकी अब हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसको अगर मैं ऐसे डिफ्रेंशिएट कर दूँ d dx, तो आ जाएगा y डबल डैश बराबर x⁵, c भी ख़त्म हो गया, तो अब हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसमें से मेरे को k हटाना है, एक बार डिफ्रेंशिएट करना है। तो देखो एक तरीका तो ये हो गया कि मैं पहले ऐसे करूँ, x⁵ को उधर ले जाएं, 42k आ गया। अब डिफ्रेंशिएट किया, अब डिफ्रेंशिएट करने से क्या हो जाएगा कि मेरे को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आंसर आएगा, सीधा एलिमिनेट होके ही आएगा आंसर। तो न्यूमरेटर का डेरिवेटिव y ट्रिपल डैश, डिनोमिनेटर एज इट इज़, माइनस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 5x⁴, न्यूमरेटर एज इट इज़ अपॉन 10 बराबर 0। तो डिनोमिनेटर भी हटा सकते हैं, तो ये हो जाएगा y ट्रिपल डैश इंटू एक्स माइनस 5 y डबल डैश बराबर 0। मैं x⁴ को भी हटा दिया, तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ऑफ कोर्स इसमें ऐसा नहीं करेंगे कि कोई बच्चा सोचे कि यार x⁻ 7 है, तो हम इसको 8 बार डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। 8 बार डिफ्रेंशिएट करने से राइट हैंड साइड खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगा, तो वो जो आंसर आएगा वो गलत आंसर आएगा, वो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं आएगा। जब उस डिफरेंशियल इक्वेशन को वापस सॉल्व करेंगे तो आंसर ये नहीं आएगा, इससे ही बड़ा कर देगा। मतलब ऐसा नहीं कि आप अपनी मर्जी से कितनी बार भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जितनी बार डिफरेंशिएट करना है वो फिक्स्ड है कि कितनी बार करना है। ठीक है, सो दिस वाज 4th। नाउ लेट्स मूव टू 5th पार्ट। 5th पार्ट इज y इज इक्वल्स टू k ln x प्लस cx² प्लस d, वेयर c, d आर कॉन्स्टेंट्स। अब ऐसा बोलने से क्या चीज़ चेंज हो गया, सोल्यूशन। इसने देखो ये बोला कि c एंड d आर कॉन्स्टेंट, आगे इसने कुछ बोला ही नहीं, तो मेरे को ये समझ में आना चाहिए कि इसका मतलब ये है कि k आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट है। सही है, तभी उसने बोला नहीं, उसके बारे में कुछ बोला ही नहीं। अगर k आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट है तो बस मेरे को k हटाना है, c और d से अब कोई मतलब नहीं। अब c और d अगर कॉन्स्टेंट हो गए तो तुम तो ऐसे मानोगे c और d तो ऐसे हो गए जैसे 2 और पाई लिखा हुआ है, या 2 और e लिखा हुआ है, या 2 और 3 लिखा हुआ है, ऐसे कॉन्स्टेंट हो गए। तो हम इक्वेशन में से 2 और 3 हटाने की थोड़ा कोशिश करते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन k is arbitrary constant, that implies order of differential equation will be 1। तो एक बार डिफ्रेंशिएट करके ही आंसर आ जाएगा। उसमें भी अगर मेरे को k से छुटकारा पाना है तो हमने क्या किया, k के कोफिशिएंट को 1 कर दिया, पूरे को ln x से डिवाइड कर दिया। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि y अपॉन ln x बराबर k प्लस cx² प्लस d अपॉन ln x, ये आ गया। अब डिफ्रेंशिएट करते ही आंसर आ जाएगा। न्यूमरेटर का डेरिवेटिव y डैश, डिनोमिनेटर एज इट इज, माइनस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अपॉन ln² x बराबर, इसका डेरिवेटिव तो 0 हो गया, इस न्यूमरेटर का डेरिवेटिव 2cx इंटू ln x माइनस cx² प्लस t डिवाइडेड बाई x अपॉन ln² x। तो इस ln² x से छुटकारा पा लिया, और बाकी जो आ गया y डैश ln x माइनस y बाई एक्स बराबर 2cx ln x माइनस cx² प्लस d अपॉन x। ये हमारा नेट आंसर हो गया। ठीक है, बस यही हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया जो हमें चाहिए था। आगे चलते हैं, दिस वाज 5th पार्ट। अब आ जाएगा 6th पार्ट। y इज इक्वल्स टू kx³ प्लस cx² प्लस dx⁵
प्लस 7 where C, D are arbitrary constants। ठीक है, फिर सॉल्यूशन। अब देखो, फिर इस बार इसने क्या बोला कि इसने ये बोल दिया कि सी और डी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है और के बारे में कुछ नहीं बोला। तो इस बात का मतलब क्या है कि इस बार के कांस्टेंट हो गया। डिफरेंशियल इक्वेशन में के अगर आना चाहे तो आ सकता है, बट सी और डी तो ऑफकोर्स नहीं आना चाहिए। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो नहीं आता है डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो फिर हम क्या बोलेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के इज कांस्टेंट एंड सी डी आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। ठीक है, अच्छा जस्ट इस वाले क्वेश्चन में हमने क्या बोला कि ऑर्डर कितना होगा 2। ये मेरे को ऐसे याद आ गया तो मैं अभी बता देता हूँ। इसमें कुछ बच्चे फिर ऐसे सोच सकते हैं कि हम अल्फा और बीटा को भी तो क्लब कर सकते हैं, रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर साइन ऐसे करके लिख सकते हैं। तो बिल्कुल क्लब कर सकते हो, बट उससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि अगर मैंने अल्फा और बीटा को क्लब करके रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर साइन एक्स प्लस समथिंग लिखा, तो वो जो समथिंग होगा वहाँ एक पैरामीटर आ गया और रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दूसरा पैरामीटर आ गया। तो इसमें 2 पैरामीटर ही रहेगा, इसके और फर्दर ये क्लब नहीं होगा। हाँ, अभी हम इस पर आते हैं। तो इस वाले केस में 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो सी और डी क्लब नहीं होगा, कुछ भी कर लो। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज ऑर्डर विल बी 2 और ऑर्डर विल बी 2 का मतलब क्या है कि मेरे को 2 बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। के एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स रेज टू पावर 5 प्लस 7। सी और डी से छुटकारा पाना है तो देखो एक तरीका तो ये हो गया कि हमने पहले एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया इसको, तो ये आ गया वाई अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर के एक्स प्लस सी प्लस डी एक्स क्यूब प्लस 7 अपॉन एक्स स्क्वायर। फिर डिफ्रेंशिएट किया डी डी एक्स, तो आ जाएगा वाई डैश एक्स स्क्वायर माइनस 2x वाई अपॉन एक्स रेज टू पावर 4 बराबर के प्लस ये तो जीरो ही हो गया, ये हो गया 3d एक्स स्क्वायर और माइनस ये हो जाएगा इतना। तो ऐसा करने से क्या हो गया कि हमें c से डायरेक्टली छुटकारा मिल गया। अब देखो d से छुटकारा पाने के लिए हम फिर क्या कर सकते हैं, फिर एक बार एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दें, तो ये हो जाएगा वाई डैश, एक एक्स तो कैंसिल कर ही दें यहाँ पे, तो x माइनस 2y अपॉन एक्स क्यूब हो गया और एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो एक्स रेज़्ड पावर 5 बराबर के अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3d माइनस 14 अपॉन एक्स रेज़्ड पावर 5। अब डिफ्रेंशिएट किया, ठीक है, अब डिफ्रेंशिएट किया तो लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा वाई डबल डैश एक्स प्लस वाई डैश माइनस 2y डैश, ये तो न्यूमरेटर का डेरिवेटिव हो गया, इनटू डिनोमिनेटर एज इट इज़ माइनस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर एज इट इज़ वाई डैश एक्स माइनस 2y होल डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड माइनस 2k अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3d का 0 हो गया प्लस 70 अपॉन एक्स रेज़्ड टू पावर 6। बस यही आंसर हो गया, यही हमारा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। थोड़ा बहुत और मतलब ऐसे कर सकते हैं कि डिनोमिनेटर हटा दिया, बस इतना और कर सकते हैं। फिर ये 6th हो गया। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन 7th, y इज इक्वल्स टू सी टाइम्स एक्स प्लस रूट सी रेज़्ड टू पावर 5। सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें
यूजुअली जब हम क्लास में पूछते हैं कि इसमें कितने पैरामीटर्स हैं, तो कोई बच्चा एक बोलता है, कोई दो बोलता है। दो वो ऐसे बोलते हैं रूट सी और सी को काउंट करके, बट आंसर क्या है, एक ही पैरामीटर है इसमें, सी ही तो है। ऐसा थोड़ा है कि अगर हम सी की वैल्यू रखेंगे, ऐसा थोड़ा है कि यहाँ 4 रख दें और यहाँ 5 रख दें, दोनों सी एक जैसा ही है। अगर मेरे को वैल्यू रखना होगा तो एक ही वैल्यू रखा जाएगा। तो बिकॉज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एक है, तो इसलिए ऑर्डर विल बी 1। उसका मतलब क्या है कि बस एक बार ही डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अगर इसको डिफ्रेंशिएट किया डी डी एक्स, तो लेफ्ट हैंड साइड से आ जाएगा वाई डैश बराबर राइट हैंड साइड से आ जाएगा 5c x प्लस रूट सी रेज टू पावर 4। अब एनी हाउ इन्हीं दोनों इक्वेशंस के बीच से मेरे को एलिमिनेट करना पड़ेगा c को। तो अगर मैं सिंपली डिवाइड कर दूं तो ये आ जाएगा y डैश अपॉन y, राइट हैंड साइड पे आ जाएगा 5c x प्लस रूट सी रेज टू पावर 4 अपॉन c x प्लस रूट सी रेज टू पावर 5। तो ये कैंसिल हो जाएगा और 4 पावर कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस रूट सी बचेगा। तो उसको अगर हम इधर ले जाएं x प्लस रूट सी, तो वो आ जाएगा 5y अपॉन वाई डैश, या फिर c जो आएगा वो आ जाएगा 5y अपॉन वाई डैश माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको ले जाके वापस इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो y बराबर c कितना हो गया 5y अपॉन वाई डैश माइनस एक्स का होल स्क्वायर, x प्लस रूट सी की पावर 5, तो इसकी पावर 5, तो वो हो जाएगा 5y अपॉन वाई डैश रेज टू पावर 5। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब आगे चलते हैं, एंड दिस इज 8th पार्ट। एट्थ पार्ट, फैमिली ऑफ circles with center on the line x is equals to 5। अब इस क्वेश्चन में और इससे पहले अभी तक हम जितने भी क्वेश्चन कर रहे थे उनमें डिफरेंस क्या है। इस वाले क्वेश्चन में, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमें इक्वेशन बना के दे रखा था, ठीक है, बस उसमें हमने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आइडेंटिफाई किए, फिर उनको एलिमिनेट किया, हमारा आंसर आ गया। इस क्वेश्चन में क्या है कि उसने क्वेश्चन को लैंग्वेज में डिफाइन कर दिया है। तो सबसे पहली बात तो मेरे को इक्वेशन बनानी पड़ेगी, मैथमेटिकल इक्वेशन लिखना पड़ेगा, फिर उसको हम उसमें से फिर हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करके फिर आंसर बताएंगे, फिर मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे। तो इसमें थोड़ा सा काम बढ़ गया हमारे लिए। तो चलो सॉल्यूशन, फैमिली ऑफ सर्कल्स विद सेंटर एट दिस, तो इक्वेशन ऑफ सच सर्कल कैन बी given as, इक्वेशन ऑफ सच सर्कल कैन बी गिवन एज x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस एल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू बीटा स्क्वायर। तो इसमें बेसिकली क्या क्या चीज़ हम फ्रीली मूव कर सकते हैं। एक तो y कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है सेंटर का, दूसरा रेडियस कुछ भी हो सकता है। तो दे आर टू डिग्री ऑफ फ्रीडम जिसको बोल सकते हैं, या फिर दो आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स या दो वेरिएबिलिटी हैं क्वेश्चन के अंदर। तो उसकी वजह से हम क्या बोलेंगे, ऑर्डर विल बी 2। तो मतलब हमें 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। चलो पहली बार डिफरेंशिएट किया, क्योंकि बीटा स्क्वायर ऑलरेडी अकेला है, तो विदाउट हमने कुछ इधर उधर मैनिपुलेशन के सीधा डिफरेंशिएट कर दिया, बीटा स्क्वायर चला जाएगा। तो डिफरेंशिएट करने से यहाँ से आ जाएगा ट्वाइस ऑफ इतना, प्लस इसके डेरिवेटिव से आ जाएगा ट्वाइस ऑफ इतना इंटू वाई डैश बराबर 0। ठीक है, दो हमने हटा दिया ऐसे ही। अब इसमें से अल्फा एलिमिनेट करने के लिए हमने क्या किया, अब इसको थोड़ा सा पहले मैनिपुलेट कर लिया।
वाई डैश से डिवाइड कर दिया, वाई माइनस अल्फ़ा ऐसे कर दिया। अब क्या डिफ्रेंशिएट इसको, डी डी एक्स। तो न्यूमरेटर का डेरिवेटिव 1, डिनोमिनेटर एज इट इज़, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव x माइनस 5 अपॉन वाई डैश का स्क्वायर प्लस वाई डैश बराबर 0। बस यही हमारा आंसर हो गया सीधा। 9th पार्ट, फैमिली ऑफ कोनिक विद सेंटर एट ऑरिजिन। ठीक है, सेंटर एट ऑरिजिन का मतलब क्या है, वी आर टॉकिंग अबाउट सेंट्रल कोनिक। सेंट्रल कोनिक क्या क्या होता है, जिसमें सेंटर आता है सर्किल, इलिप्स, हाइपरबोला। ठीक है, इन तीनों में सेंटर आता है। पैराबोला में तो ऐसा कोई सेंटर होता नहीं। तो देखो, अगर कोनिक नहीं पढ़ा तो इस पर्टिकुलर पार्ट को अभी के लिए छोड़ दो, बाद में जब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम जनरल कोनिक की बात करें, ऑफकोर्स वाई स्क्वायर बराबर 4ax या फिर हम इस तरह की चीज़ नहीं ले सकते। जनरल कोनिक है, जनरल कोनिक का जो इक्वेशन होता है वो कितने टर्म आते हैं, उसमें टोटल 6 टर्म आते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई, एक्स का टर्म आता है, वाई का टर्म आता है एंड कांस्टेंट टर्म आता है। तो ऐसे कोनिक के इक्वेशन को हम ऐसे मान सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy इक्वल्स टू 1। ये जो कोनिक होगा, इसका जो सेंटर होगा, इसका जो सेंटर होगा वो ओरिजिन हो जाए, वो ओरिजिन हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें कितने पैरामीटर दिखाई दे रहे हैं, 3। तो दैट मीन्स ऑर्डर विल बी 3। दिस इम्प्लाइज ऑर्डर विल बी 3। अच्छा, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a1x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर या b1y स्क्वायर प्लस xy बराबर 1/h, ऐसे कर दिया। xy का कोफिशिएंट 1 बना दिया और डिफ्रेंशिएट, मतलब 1/h को अलग कर दिया। अब डिफ्रेंशिएट किया तो डी डी एक्स करने से कितना हो जाएगा, 2a1x प्लस 2b1y वाई डैश प्लस इसका डेरिवेटिव हो जाएगा एक्स वाई डैश प्लस वाई एक्स डैश बराबर 0। वाई एक्स डैश मतलब x का डेरिवेटिव 1, ये हो गया। ठीक है, तो ऐसा डिफ्रेंशिएट करने से सीधा सीधा 1/h चला गया। ठीक है, तो अब मेरे को इसके आगे की जरूरत पड़ेगी, पहले वाली इक्वेशन की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसमें हम थोड़ा सा रीअरेंज कर लें, x को मतलब a1 को अकेला छोड़ देते हैं, तो 2a1 प्लस 2b1 वाई डैश अपॉन एक्स प्लस एक्स से डिवाइड करने पे ये वाई डैश हो गया, ये वाई बाई एक्स हो गया बराबर 0। फिर एक बार रीअरेंज करके डिफ्रेंशिएट किया तो ये पहला टर्म 0 हो गया, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2b1 और वाई डैश का स्क्वायर प्लस वाई डबल डैश इंटू एक्स माइनस वाई डैश अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई डबल डैश प्लस वाई डैश एक्स माइनस बराबर 0, ये हो गया। ऐसा करने से साथ के साथ a1 एलिमिनेट हो गया, तो अब मेरे को केवल b1 एलिमिनेट करना है। ठीक है, तो कर लेते हैं एलिमिनेट। 2b1 पूरे को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वाई डैश का स्क्वायर प्लस इंटू एक्स प्लस वाई डबल डैश इंटू एक्स माइनस वाई डैश प्लस वाई डबल डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई डैश एक्स माइनस वाई बराबर 0। ठीक है, और अब डिफ्रेंशिएट कर दिया। ठीक है, इसके आगे कर देना, मतलब इसके आगे बेसिकली डिफ्रेंशिएट कर दिया और फिर उस टर्म को उधर ले जाके डिवाइड कर दिया।
तो B1 जो है वो चला जाएगा, आंसर आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते थे कि इस फैक्टर से पहले डिवाइड कर दिया, या फिर चलो इसको हमने क्या किया, 2B1 प्लस वाई डबल डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई डैश एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स वाई डैश का स्क्वायर प्लस वाई डबल डैश एक्स माइनस वाई वाई डैश बराबर 0। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लिया तो सीधा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे छोड़ देते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स, कितना हो गया ये, 9th। चलो फिर एक पार्ट और कर लेते हैं, 10th। फैमिली ऑफ पैराबोलास with axis parallel to x axis। ठीक है, फैमिली ऑफ पैराबोला जिसका एक्सिस एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। सॉल्यूशन, जो जनरल पैराबोला होगा वो मतलब इस तरीके से आ जाएगा। तो अगर ये ओरिजिन से पास कर रहा होता तब तो इसका इक्वेशन था वाई स्क्वायर बराबर 4ax। ठीक है, बट इसमें तो वर्टेक्स भी चेंज हो सकता है और वर्टेक्स भी ऐसे ऊपर नीचे चेंज हो सकता है, ऑफकोर्स ए भी चेंज हो सकता है। तो इसके इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी। पैराबोला अगर अपवर्ड होता है या डाउनवर्ड होता है तो उसको हम ऐसे लिखते हैं, वाई बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब उसी में हमने क्या किया, एक्स और वाई के रोल को इंटरचेंज कर दिया। तो कुछ नहीं, हमने एक्स में लीनियर ले लिया और वाई में क्वाड्रेटिक ले लिया। तो देखो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, अब एक्स और वाई अगर हम इक्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो एक्स और वाई दोनों एक जैसी चीज़ है। ठीक है, तो जब हम डिफरेंशियल कोफिशिएंट लिखते हैं तो यूजली हम y का x के रिस्पेक्ट में लिखते हैं, बट ये ज़रूरी नहीं है। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने की बजाय y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें, तो dx ओवर dy बराबर 2ay प्लस b हो गया। फिर y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया तो d2x अपॉन dy2 बराबर 2a हो गया। फिर हमने y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया तो हो गया डी क्यूब एक्स अपॉन डी वाई क्यूब बराबर 0। तो ये आंसर भी हम छोड़ सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि हमारे जो 4 ऑप्शंस हो उसमें एक आंसर ये हो, तो मेरे को ये टिक करना पड़ेगा क्योंकि दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऑल्टरनेटिवली अगर मेरे को डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स चाहिए तो ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी, तो फिर इसको डिफ्रेंशिएट कर लिया तो 1 बराबर 2a वाई वाई डैश प्लस बी वाई डैश। सी एलिमिनेट हो गया सीधा सीधा, तो फिर हमने क्या किया, वाई डैश से डिवाइड कर दिया पहले 2a वाई प्लस बी, फिर डिफ्रेंशिएट किया डी डी एक्स, तो ये आ जाएगा माइनस वाई डबल डैश अपॉन वाई डैश का स्क्वायर बराबर 2a वाई डैश। ठीक है, फिर एक बार वाई डैश से डिवाइड कर दिया तो ये हो गया वाई डबल डैश अपॉन वाई डैश का क्यूब बराबर माइनस 2a। फिर डिफ्रेंशिएट किया डी डी एक्स, तो ये हो गया वाई ट्रिपल डैश वाई डैश का क्यूब माइनस 3 वाई डैश का स्क्वायर वाई डबल डैश का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई वाई डैश रेज़्ड टू पावर 6 इक्वल्स टू 0। डिनोमिनेटर हटा दिया तो न्यूमरेटर से अगर हमने लिखा कि वाई ट्रिपल डैश इंटू वाई डैश माइनस 3 वाई डबल डैश का स्क्वायर बराबर 0, तो ये आंसर हो गया। दिस विल ऑल्सो बी act as an answer। ठीक है,
अब आगे चलते हैं। पॉइंट्स टू रिमेंबर, PTRs। तो पॉइंट्स टू रिमेंबर 1, the solution of differential equation will satisfy the differential equation identically। ठीक है, मतलब अगर एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा है, उसको हमने सॉल्व किया, वैसे तो सोल्यूशन का मतलब ये होता है कि वो उसको सेटिस्फाई करें, उसको सॉल्व किया, हमारे पास कोई कर्व आ गया। अब उस कर्व को, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या है कि dy/dx कुछ लिखा होगा, x और y कुछ इन्वॉल्व होगा, मैंने उसको इंटीग्रेट किया और डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सोल्यूशन आ गया। अब अगर हम उस सोल्यूशन से, उस सोल्यूशन आ गया, मतलब एक कर्व आ गया, उस कर्व से हम वापस डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर सब्स्टिट्यूट करें वैल्यू, कैसे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, dy/dx निकालें और उसको वापस सब्स्टिट्यूट करें, तो वो आइडेंटिकली सेटिस्फाई हो जाएगा जो डिफरेंशियल इक्वेशन वाला इक्वेशन है, मतलब वहाँ पे 0 = 0 आ जाएगा। एंड दिस इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग, हमने क्या बोला था कि IIT JEE के सिलेबस में बहुत लिमिटेड सिलेबस है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में वो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिसको सॉल्व करना या तो पॉसिबल ही ना हो हमारे लिए, या फिर वो सिलेबस में ना हो, ठीक है, या फिर बहुत लेंदी हो रहा हो। तो ऐसे केस में अगर वो बोले कि द सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज़, फिर 4 ऑप्शन दे दिया, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछने वाले का इंटेंशन ये भी हो सकता है कि मेरे को ये पता है कि जो भी आंसर होगा वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आइडेंटिकली सेटिस्फाई करेगा। तो हम चारों ऑप्शंस को उठा के रख के देख लेंगे कौन सेटिस्फाई करे, जो सेटिस्फाई करे वो आंसर बता सकते हैं, ठीक है, रादर देन सॉल्विंग द डिफरेंशियल इक्वेशन। द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन विल सेटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन आइडेंटिकली, ठीक है। पहला चीज़ तो ये हो गया। दूसरा, अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर का, मतलब जिसमें केवल dy/dx इन्वॉल्व है, तो अगर मान लिया उसका सोल्यूशन एक कर्व आ गया y = fx, मान लिया उस डिफरेंशियल इक्वेशन को मैंने सॉल्व किया और एक कर्व आ गया मेरे पास y = fx। अब उस कर्व में y = fx वाले कर्व में एक पॉइंट है, मान लिया a, कुछ भी 3,4 मान लिया एक पॉइंट है उस कर्व के ऊपर 3,4। तो अगर 3,4 पे मैंने टेंजेंट निकालना है मान लिया, तो उसको मैं डिफरेंशिएट करूँगा, जो कर्व की इक्वेशन होगा y = fx, उसको हम डिफरेंशिएट करके 3,4 पे इवैल्यूएट करेंगे। अब अगर वो सोल्यूशन किसी एक डिफरेंशियल इक्वेशन का है, तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन में dy/dx ऑलरेडी इन्वॉल्व होगा। तो अगर मेरा जो पॉइंट P है वो 3,4 है, तो अब मेरे को डिफरेंशिएट करने की जरूरत ही नहीं है। अगर मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, हम उसमें सीधा x और y की जगह 3,4 रख के dy/dx निकाल सकते हैं, वही टेंजेंट का स्लोप होगा उस कर्व के ऊपर, ठीक है। तो जो हमने फर्स्ट पॉइंट बोला है कि कोई भी सोल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन का उस डिफरेंशियल इक्वेशन को आइडेंटिकली सेटिस्फाई करेगा, उससे हम इस तरह के 2 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 लिख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग्स इज द solution of differential equation y" plus y = 5, ठीक है। ए ऑप्शन हो गया y = 3e⁻x - 7e⁻−x। बी ऑप्शन हो गया y = 7 cos x plus 5। सी ऑप्शन हो गया y 3 sin x plus 4 cos x। एंड डी ऑप्शन हो गया y = -9
cos x माइनस 8 sin x माइनस 5। ठीक है, ये हो गया सोल्यूशन। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज y डबल डैश प्लस y बराबर 5। ठीक है, ए को चेक किया तो y डबल डैश कितना हो जाएगा, इसको मतलब ए ऑप्शन को चेक करेंगे तो चलो पहले तो y लिख लिया 3 e रेज टू पावर x माइनस 7 e रेज टू पावर माइनस x। अच्छा, आइडेंटिकली सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है कि 0 बराबर 0 आ जाना चाहिए, कुछ भी नहीं बचना चाहिए, ना x ना y ना कुछ कांस्टेंट। तो अगर इसको मैंने 2 बार डिफ्रेंशिएट किया, ठीक है, तो y डबल डैश कितना हो जाएगा 3 e रेज टू पावर x माइनस 7 e रेज टू पावर माइनस x। तो यहाँ से y प्लस y डबल डैश कितना आ जाएगा 6 e रेज टू पावर x माइनस 14 e रेज टू पावर माइनस x। तो ये तो सोल्यूशन है नहीं, ये तो सेटिस्फाई नहीं हुआ आइडेंटिकली। फिर हमने बी ऑप्शन ट्राई किया, y बराबर 7 cos x प्लस 5, 2 बार डिफ्रेंशिएट किया। तो पहली बार डिफ्रेंशिएट किया तो ये हो जाएगा माइनस 7 sin x, फिर एक बार और डिफ्रेंशिएट किया माइनस 7 cos x। अब इन दोनों को ऐड कर लिया तो y डबल डैश प्लस y की वैल्यू 5 आ रही है, तो ये सेटिस्फाई हो गया। तो उसका मतलब क्या है कि बी आंसर है। ठीक है, फिर सी चेक किया तो y बराबर 3 sin प्लस 4 cos, 2 बार डिफ्रेंशिएट किया तो ये माइनस 3 sin हो जाएगा, ये माइनस 4 cos हो जाएगा। अगर इनको जोड़ा तो y डबल डैश प्लस y 0 हो जाएगा, तो ये भी आंसर नहीं आएगा। फिर डी y बराबर माइनस 9 cos माइनस 8 sin माइनस 5, इसको अगर हमने 2 बार डिफ्रेंशिएट किया तो ये माइनस 9 cos हो जाएगा, माइनस 8 sin हो जाएगा। ऐड किया तो y डबल डैश प्लस y विल बी माइनस 5, तो ये भी आंसर नहीं है। तो फाइनल आंसर कितना हो गया, बी इस क्वेश्चन का। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन, लेट y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज द solution of the differential equation y is equals to x cube dy by dx बराबर x क्यूब प्लस 1/2x प्लस 5। नाउ let P, which is 2, 3, is a point on y is equals to fx, then find equation of tangent to y is equals to fx at P। ठीक है, तो ऑफ कोर्स ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको मतलब थियोरेटिकली तो हम ऐसे कर सकते हैं, इसको हमने सॉल्व किया। सॉल्व करोगे तो फर्स्ट ऑर्डर का है तो एक बार इंटीग्रेट करने से ही काम चल जाएगा। एक बार इंटीग्रेट किया तो एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएगा। फिर मेरे को पता है कि जो कर्व हमें चाहिए वो इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो हमने 2, 3 से पास कर दिया। तो जब 2, 3 से पास करोगे तो वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी, मतलब y बराबर एफ एक्स आ जाएगा। अब जब हमें कर्व पता लग गया और उस कर्व के ऊपर टेंजेंट चाहिए, तो टेंजेंट निकालने के लिए मेरे को एक पॉइंट चाहिए और एक स्लोप चाहिए। तो पॉइंट तो ये दे रखा है 2, 3, स्लोप के लिए अब हम dy बाई dx करेंगे। तो अगर उसके बाद हमने उसको डिफ्रेंशिएट किया तो dy बाई dx करेंगे तो सीधा यहीं आएंगे वापस, क्योंकि इसी को सॉल्व करके कर्व तक पहुँचे थे। तो हमें ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। dy बाई dx चाहिए था वो पहले से अवेलेबल है, पॉइंट चाहिए वो पहले से अवेलेबल है। तो हम क्या बोलेंगे, क्लियरली स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y is equals to fx will be
dy by dx evaluated at point P, which is x cube plus 1 upon 2x plus 5 evaluated at 2,3। तो रख दिया, तो ये हो गया 8 और 1 9 और 4 प्लस 5 9, तो 1 हो गया स्लोप। तो दिस इम्प्लाइज टेंजेंट एट पॉइंट पी, स्लोप 1 है तो x माइनस वाई होना चाहिए, और पॉइंट 2,3 है तो 2 3 रखने पे 1 आएगा। ये आंसर हो गया, मगर कुछ भी नहीं, स्लोप निकल आया तो स्लोप पॉइंट फॉर्मूला यूज़ करके हमने लाइन का इक्वेशन लिखा है। बस ये है, और कुछ नहीं किया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पॉइंट्स टू रिमेंबर 1। फिर आगे पॉइंट्स टू रिमेंबर 2। मतलब बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में हम कुछ कुछ कर्व्स की प्रॉपर्टी भी लिखेंगे। ठीक है, मतलब उसने ऐसे बोला, जैसे बहुत सिंपल प्रॉपर्टी मैं ये बताता हूँ कि जैसे सर्कल हो गया, सर्कल के ऊपर अगर हम कोई भी पॉइंट लें, एक सर्कल है उसके ऊपर हम कोई भी पॉइंट लें, उस पॉइंट पे नॉर्मल उसके सेंटर से पास करेगा, तो ये सर्कल के हर पॉइंट की प्रॉपर्टी हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे बनेगा उल्टा, उसने सर्कल वर्कल का कोई नाम नहीं लिया, उसने बोला कि एक कर्व ऐसा है जिसके हर पॉइंट पे नॉर्मल पासिस थ्रू पॉइंट 3,4। ठीक है, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे कि हम उस कर्व के ऊपर एक जनरल पॉइंट लेंगे x, y, फिर उस x, y पे नॉर्मल का इक्वेशन लिखेंगे। अब जब नॉर्मल का इक्वेशन लिखेंगे तो वहाँ पे भी x, y हमें चाहिए होगा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स जो भी इक्वेशन में आते हैं, तो वहाँ पे हम कैपिटल Y और कैपिटल X का यूज़ करेंगे। ठीक है, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने क्या बोला, वो ऐसे करेगा कि एक जनरल प्रॉपर्टी बता देगा कर्व की, जैसे अभी मैंने बोला कि हर नॉर्मल एक फिक्स्ड पॉइंट से पास कर रहा है। अब ये जो उसने लैंग्वेज में बोला है, आई एम सपोज टू कन्वर्ट इट इनटू मैथमेटिकल इक्वेशन, तो वो एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी और फिर उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ये हमारा नेट प्रोसीजर रहेगा। तो टेंजेंट का इक्वेशन और नॉर्मल का इक्वेशन अगर मेरे को जनरल पॉइंट पे चाहिए तो उस जनरल पॉइंट को आई विल से x, y, फिर उसके आगे हम टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन लिखेंगे, और जो टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन लिखने के लिए जो x, y चाहिए होगा वो हम कैपिटल X और कैपिटल Y लिखेंगे। ठीक है, तो ये ऐसे हो गया। अगर हमने कर्व के ऊपर एक जनरल पॉइंट लिया P, x, y, तो ये हो गया टेंजेंट और ये हो गया नॉर्मल। ठीक है, तुम इसको ऐसे मान सकते हो कि जो हम इक्वेशन लिखते हैं यूजली टेंजेंट का, y माइनस y1 बराबर स्लोप टाइम्स x माइनस x1, तो उसमें x1 y1 की जगह तो हम xy यूज़ कर रहे हैं, मतलब ऐसे लिखते हैं ना, y माइनस y1 बराबर स्लोप टाइम्स x माइनस x1। तो जब हम इस तरह का क्वेश्चन करेंगे जिसमें एक जनरल पॉइंट की प्रॉपर्टी दे रखा होगा, इस y1 की जगह हम y यूज़ करेंगे, m की जगह dy बाई dx यूज़ करेंगे, x1 की जगह x यूज़ करेंगे। अब जब हमने x यहाँ पे यूज़ कर लिया तो इस x की जगह x तो यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए ये कैपिटल X और ये कैपिटल Y हो गया। ठीक है, तो अगर मान लिया मेरे को ये पॉइंट चाहिए होगा तो ये तो x एक्सिस के ऊपर है, तो इसके लिए y 0 होगा, बट कौन सा y 0 होगा, ऑफ कोर्स कैपिटल Y 0 होगा। ये y तो दिख रहा है, ये कहाँ से 0 हो गया, ये तो दिख रहा है, ये तो ऐसे हाइट है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ए जनरल पॉइंट P, x, y on a curve can be given as y minus y1 बराबर स्लोप टाइम्स
x minus x1. दिस इज टेंजेंट एट पॉइंट P. इसमें देखो छोटा सा और डिफरेंस क्या है, दिस इज रफ. यूजली इसमें जब हम यहाँ पे m लिखते हैं तो वो तो ऐसे लिखते हैं dy बाई डी एक्स इवेल्यूएटेड एट x1 y1. तो x1 y1 मान लिया अगर 2,3 एक पॉइंट हो गया तो dy बाई डी एक्स का जो एक्सप्रेशन आएगा उसमें 2,3 रखते हैं. यूजली हम ऐसा नहीं करते कि यहाँ पे 3 रख दें यहाँ पे 2 रख दें, ऐसे तो हमने कभी किया नहीं होगा. बट जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाए तो हमने काइंड ऑफ ऐसे ही किया है. हमने तो क्या किया कि ये जो पॉइंट एक्स वाई था वो सीधा यहाँ डी के आगे रख दिया. तो ये चलता है. क्यों चलता है? मान लिया चलता है. ये जब बड़े हो जाओगे तब समझ में आएगा, अभी तो ऐसे ही मान लिया. ठीक है, मतलब अगर मेरे को एक पॉइंट की जनरल प्रॉपर्टी लिखना है तो उसके लिए उस पॉइंट को हमने स्मॉल एक्स स्मॉल वाई बोला, तो टेंजेंट का इक्वेशन ऐसे लिखेंगे. ये जो बेसिकली डी वाई बाई डी एक्स है, दिस इज डी कैपिटल वाई बाई डी कैपिटल एक्स इवेल्यूएटेड एट स्मॉल एक्स स्मॉल वाई. तो डायरेक्टली हम y और x यूजली नहीं रखते हैं, बट डिफरेंशियल इक्वेशन में रख सकते हैं. ठीक है, तो ऐसे ही नॉर्मल का इक्वेशन कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा y माइनस वाई. बस ये डिफरेंस हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी वाई. कैपिटल x माइनस एक्स वो ऐसे रहेगा. ठीक है, x इंटरसेप्ट या इसको ऐसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ intersection of TP with x एक्सिस. उसके लिए कैपिटल y को 0 रखो, तो कैपिटल y को 0 रखा, इसको इधर ले आए तो माइनस वाई अपॉन वाई डैश हो गया, इसको भी इधर ले आए तो x माइनस वाई अपॉन वाई डैश कॉमा 0. वाई डैश मतलब डी वाई बाई डी एक्स. अगर y एक्सिस चाहिए होगा तो कैपिटल x को 0 रखेंगे तो वो हो जाएगा 0 कामा वाई माइनस एक्स वाई डैश. ये हो गया. ठीक है, एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ NP विद x एक्सिस. तो नॉर्मल में कुछ भी नहीं, वाई डैश की जगह -1 अपॉन वाई डैश रख दिया तो ये हो जाए x प्लस वाई वाई डैश कॉमा 0. इसी में वाई डैश की जगह -1 अपॉन वाई डैश रख दिया. एंड अगर y इंटरसेप्ट चाहिए होगा तो दूसरे वाले में रख दिया तो वो हो जाएगा y माइनस वाई प्लस एक्स अपॉन वाई डैश. ये रिज़ल्ट फिर आगे चल के हम फ्रीक्वेंटली यूज़ करेंगे.